गर्मी में दिन में 3 बार नहाने वाला ससुराल। चलो शुक्र है, सुबह से अब जाकर फुर्सत तो मिली। सारे सूखे कपड़े समेट लिए और गीले रस्सी पर फैला दिए। सारा काम हो गया। अब मैं 2 घंटे सुकून से सो सकती हूँ। बाहर पारा 45 डिग्री के पार था। रेशमा अभी अभी आंगन की तपती रस्सी से सूखे कपड़ों का एक भारी पहाड़ समेट कर लाई है। धूप की वजह से उसकी गोरी रंगत लाल पड़ गई थी। कमरे में आकर उसने कूलर की ठंडी हवा में गहरी सांस ली और बड़बड़ाते बिस्तर पर कमर सीधी करनी ही वाली थी कि अचानक बाहर से आवाज आई, अबे यार नहीं, फिर से नहीं। अभी तो सब नहाकर हटे थे, अब फिर से। ये मेरा ससुराल है या कोई स्विमिंग पूल? दिन भर मछली की तरह पानी में पड़े रहते हैं। मेरी तो कमर टूट गई इनका फैलारा समेटते समेटते। करने दो इन्हें जो करना है, मैं पहले सोऊंगी, बाद में कोई और काम होगा। रेशमा कमरे की कुंडी लगाकर सो जाती है और 2 घंटे बाद वो जब बाहर आती है तो बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा घर जैसे किसी वाटर पार्क में बदल चुका था। हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है? पूरे दालान में पानी पानी और ये गीले कपड़े अभी तो सुखा कर लाई थी। अरे रेशमा उठ गई? देखो बेटा, बहुत मस्त हो रही थी तो हम सब ने सोचा एक डुबकी और लगा ले। जरा ये बाल्टियां भर दे, ऊपर की टंकी फिर खाली हो गई है। मम्मी जी, 2 घंटे पहले ही तो सब नहाए थे, अब फिर से 10 लोग हैं घर में। अगर सब दिन में 3-3 बार नहाएंगे तो मेरा तो सारा दिन कपड़े धोने और समेटने में ही निकल जाएगा। हाँ ठीक है, अब तू पहले टंकी चालू कर दे जाकर, और ये कपड़े पड़े हैं मेरे, इनको हाथ से मलकर धोकर सूखने के लिए डाल दे। राजकुमारी जी रेशमा की बात को अनसुनी करके वहां से चली गई। तभी आंगन में उसके देवर विवेक ने हैंडपंप पर लंबा पाइप जोड़कर समर सेविल चालू कर दी थी। उसकी जेठानी के दोनों बच्चे मिश्री और अनंत उस पाइप के नीचे पागलों की तरह नाच रहे थे। अरे मिश्री, ये देख असली वाटरफॉल, और ये लो अनंत, तुम भी भीगो। मजा आ रहा है ना बच्चों? अरे तेज चाचू, और देखो मैंने अपने सारे कपड़े गीले कर दिए, अब गर्मी नहीं लग रही। मम्मी देखो, मैं मछली बन गया। वाह चाचू, आज तो बहुत मजा आ रहा है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए आना आए, गाना चाहिए। विवेक, ये पाइप बंद करो अभी के अभी। देखो पूरा आंगन कीचड़ कीचड़ कर दिया है। अभी सुबह ही मैंने यहाँ रगड़ रगड़ कर पोछा लगाया था और तुम दोनों मिश्री अनंत ये कपड़े पहने अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, पूरे मिट्टी में सान दिए। अरे रेशमा, क्यों बच्चों का जी जला रही है? गर्मी देख रही कितनी है, खेलने दे उन्हें, मिट्टी ही तो है। 1 बाल्टी पानी डालेगी तो साफ हो जाएगा। दीदी, पानी डालना आसान है, लेकिन जो फिसलन होगी उसे साफ कौन करेगा? और इनके ये मिट्टी वाले कपड़े हाथ से रगड़ने पड़ेंगे मुझे। अरे तू खुद ही मशीन नहीं चलाती, तुझे ही तो लोभ आता है पानी का, सर्फ का, साबुन का, बिजली का। इसमें हमारी क्या गलती है? पैदा होते राजस्थान में ना, तब पता चलता पानी की कीमत। वहाँ 1 लोटा पानी पैसों से मिलता है और यहाँ ऐसे बहाते हैं जैसे गंगा जमुना इनके घर में बहती है। अरे बड़बड़ा मत, जा रगड़ देना छोटी को। बच्चों, तुम लोग कुएं वाले बाथरूम में चले जाओ, चाची नहला देंगी तुम्हें साबुन लगा के। विवेक, तू भी हाथ मुंह धो ले, फिर चाय पीते हैं। रेशमा बच्चों को लेकर कुएं की तरफ जाती है जो उनके घर के दल्लान में बना था, लेकिन वहाँ पहले से ही कुएं की मुंडेर पर उसके दादा ससुर हरिशंकर जी अपनी धोती पटक रहे थे। उन्होंने रेशमा को देखा तो आवाज लगाई, अरे बहू, जरा इधर तो आ। अरे ये देख, कुएं का पानी आज बड़ा शीतल है, मन कर रहा है 2 बाल्टी और डाल लूं बदन पर। जरा साबुन की नई टिकिया और एक साफ तौलिया यहाँ पहुँचा दे। दादाजी, अभी तो आपने सुबह नहाया था, अब फिर से स्किन ड्राई हो जाएगी इतनी नहाएंगे तो। अरे बेटा, हम पुराने लोग हैं, गर्मी बढ़ती है तो गांव में बहती जमुना की याद आ जाती है। वहाँ तो सारा दिन पानी में पड़े रहते थे, यहाँ कुआं है तो समझो जमुना जी घर में ही है। अरे लाओ, जल्दी लाओ, तौलिया दे जा, और ये पुराने कपड़े वहीं पड़े हैं, उन्हें उठा ले जाना। रेशमा सबसे पहले दादाजी को तौलिया देती है, फिर बच्चों को नहलाकर तैयार होने भेजती है और आंगन की सफाई में लग जाती है, जो अब किसी दलदल जैसा लग रहा था। समरसेबिल का पानी अभी भी नालियों से बाहर उफन रहा था और विवेक अपनी गीली बनियान वहीं हैंडपंप की मूठ पर टांग कर चाय पीने जा चुका था। हे भगवान, ये आंगन है या किसी भैंस का तबेला? विवेक भी ना पाइप खुला छोड़ गया, और ये देखो बच्चों ने यहाँ साबुनी झाग के साथ मिट्टी मिला दी है। अब इसे साफ करते करते मेरी कमर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। रेशमा ने जैसे ही वाइपर चलाना शुरू किया, उसकी नजर वहां बिखरे सामान पर पड़ी। बच्चों ने नहाते समय साबुन की नई टिक्कियों को पानी की बाल्टी में छोड़ दिया था, जो अब गलकर
सफेद कीचड़ जैसी हो गई थी। चारों तरफ शैम्पू के खाली पाउच और गीले तौलिए पड़े थे। हद है, साबुन की पूरी टिकिया गला दी। वैसे क्या पेड़ों पर उगते हैं? और ये देखो, जेठानी जी ने अपने गीले कपड़े यहीं बाल्टी के ऊपर ढेर लगा दिए। अब इन्हें भी मुझे ही उठाना होगा। रेशमा तेज धूप में जलते आंगन का पानी बाहर निकाल रही थी। दीवार के कोनों में काई जमने लगी थी क्योंकि वहां 24 घंटे पानी रिसता रहता था। रेशमा को सफाई करते करते 6 बज गए थे। तभी उसे रसोई से कुछ गिरने की आवाज आती है। अब रसोई में क्या अनर्थ हो गया? चैन से एक कोना साफ भी नहीं करने देते ये लोग। अब वहां क्या हो गया? रेशमा दौड़कर रसोई में जाती है। रसोई में पहुंचते ही रेशमा का सिर चकरा गया। अनंत ने फ्रिज की सारी बर्फ की ट्रे बाहर निकाल ली थी और मिश्री रुआवजा की बोतल खोलकर फर्श पर ही बर्फ का गोला बनाने की कोशिश कर रही थी। पूरा फर्श लाल शरबत और पिघलती बर्फ से लथपथ और चिपचिपा था। चाची देखो बर्फ का पहाड़। हे भगवान, ये फ्रिज की सारी बर्फ खत्म कर दी। अब पापा जी दफ्तर से आएंगे तो उन्हें क्या उबला हुआ पानी पिलाऊंगी? और ये फर्श चींटियां चढ़ जाएंगी यहाँ। चाची मम्मी ने कहा था कि फ्रिज में बहुत सारी बर्फ है, जाकर खेल लो, गर्मी नहीं लगेगी। वाह दीदी, खुद कमरे में कूलर चलाकर सो रही हैं और बच्चों को यहाँ गंदगी करने भेज दिया। अब ये फर्श साफ करो, फिर इन्हें नहलाओ, फिर इनके कपड़े धो। 24 घंटे की मशीन बना रखा है मुझे तो। रेशमा अभी रसोई का फर्श साफ करने के लिए कपड़ा उठा ही रही थी कि बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। ससुर मोहन प्रसाद दफ्तर से लौट आए थे और उनके साथ रेशमा का पति किशोर और जेठ दीपक भी था। उफ, बाहर तो आग बरस रही है। बहू, ओ बहू, जरा फ्रिज का एकदम बर्फ जैसा ठंडा पानी लाना, गला सूख कर कांटा हो गया है। हाँ रेशमा, और 2-4 बर्फ के टुकड़े भी डाल देना गिलास में। आज तो दफ्तर में एसी भी काम नहीं कर रहा था। पापा जी, वो पानी तो है पर बर्फ तो बच्चों ने निकाल कर फर्श पर फैला दिए। फ्रिज में अभी एक भी टुकड़ा नहीं बचा है। क्या इस चिलचिलाती गर्मी में हमें उबला हुआ पानी पीना पड़ेगा? या बच्चों को फ्रिज किसने खोलने दिया? और तू क्या कर रही थी? पापा जी, मैं तो बाहर आंगन साफ कर रही थी जहाँ विवेक और बच्चों ने कीचड़ मचाया था। छोड़ो पापा, मैं जाकर देख रहा हूँ। किशोर फ्रिज में बर्फ देखने के लिए रसोई में आया और रसोई को देखकर चिल्लाता है। अरे ये रसोई का क्या हाल बना रखा है? पूरा फर्श लाल हो रहा है, पैर चिपक रहे हैं यहाँ तो। रेशमा, पानी तो छोड़ो, यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। किशोर ने जैसे तैसे बर्फ के लिए फ्रिज खोला। उसका पारा चढ़ गया। फ्रिज के अंदर रखी पानी की सारी बोतलें खाली पड़ी थी। उसने खाली बोतलें फ्रिज से निकालकर बाहर पटकनी शुरू कर दी। ये क्या तमाशा है? घर में 10 लोग हैं और एक बोतल पानी भरा हुआ नहीं है। सब पी कर खाली बोतलें अंदर ठूंस देते हैं। नेहा, विवेक, ये तुम लोगों का काम है ना? भाई, मुझे बहुत प्यास लगी थी तो मैंने पी लिया। अब रेशमा भाभी भर देंगी, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? और वैसे भी मुझे भी नहाना है। अभी सहेली के घर से आई हूँ, बहुत धूल लगी है। फिर नहाना? अभी सुबह से चौथी बार नहाने जा रही है ये। बोतलें मैं भरूं, बर्फ मैं जमाऊं, कपड़े मैं धोऊं और ये लोग बस मछली बनकर पानी में तैरते रहे। बहू, बातें बाद में करना, पहले मटके का ही पानी दे दे। और हाँ, जरा मोटर चला देना, मुझे भी नहाना है। शरीर चिपचिपा हो रहा है। दफ्तर की सारी थकान पानी में ही निकलेगी। पापा जी, अभी तो मम्मी जी ने टंकी भरवाई थी, सबने नहाया तो फिर खाली हो गई क्या? हाँ बेटा, टंकी तो कब की खाली हो गई। वो विवेक ने और बच्चों ने जो पाइप चलाया था ना, सारा पानी उसी में बह गया। जा पहले मोटर चला, फिर बोतलें भरना और देख ससुर जी के लिए सूखा तौलिया निकाल देना। रेशमा एक रोबोट की तरह वापस आंगन की तरफ भागी। उसने जैसे ही मोटर का बटन दबाया, पुरानी हवेली की दीवारों में पानी की सरसराहट होने लगी। उसे लगा था कि मोटर चलाकर उसे 2 मिनट की शांति मिलेगी, पर तभी जेठ दीपक जी अपने कमरे से तौलिया कंधे पर डाले बाहर निकले। अरे रेशमा, मोटर चल गई क्या? जरा देखना, ऊपर की दूसरी वाली टंकी में पानी आ रहा है। मुझे भी नहाना है, ऑफिस की धूल से बुरा हाल है। जेठ जी, अभी तो पापा जी नहाने गए, टंकी भरने तो दीजिए। और अभी तो आप दोपहर में ऑफिस से आकर नहाकर गए थे ना दोबारा ऑफिस। अरे वो तो बस हाथ मुंह धोया था, असली नहाना तो अब होगा। और हाँ, मेरे जो ऑफिस वाले कपड़े हैं वो मशीन में मत डालना, हाथ से धो देना वरना कॉलर खराब हो जाते हैं। यहाँ सबकी अपनी अपनी फरमाइशें। जेठानी जी को ना बच्चों की पड़ी है ना पति की। कोई मामूली घर नहीं है, जल प्रेमियों का अखाड़ा है। जब देखो तब नहाओ 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 अभियान चलता रहता है। रेशमा ने मोटर चलाई और रसोई में वापस आकर उन खाली बोतलों के ढेर को देख रही थी जिन्हें किशोर ने बाहर पटका था। उसने एक एक करके बोतलें भरना शुरू किया। नल से पानी तो आ रहा था पर वो इतना गर्म था कि हाथ जल जाए। पानी है या उबलता हुआ तेल? अब इन बोतलों को भरने के बाद इन्हें फ्रिज में लगाओ, फिर मटके का पानी भरो और अभी तो रात के खाने की तैयारी भी शुरू करनी है। भाभी, मेरा वो गुलाबी वाला तौलिया कहाँ है? और सुनिए, नहाने के बाद मुझे बड़ी जोर की भूख लगती है तो पनीर के पकौड़े बना देना चाय के साथ।
नेहा, अभी पापा जी और किशोर के लिए नाश्ता बनाना है, फिर रात का खाना, पकौड़े बनाने का समय कहाँ है मेरे पास। अरे बना दे बहू, लड़की बाहर से आई है, थक गई होगी, और दीपक के लिए भी थोड़े निकाल देना, नहा धोकर सब फ्रेश हो जाएंगे तो खा लेंगे, अच्छा लगेगा। कढ़ाई में तेल खौल रहा था तभी जेठानी मोनिका बड़े ठाठ से रसोई में दाखिल हुई। उनके हाथ में आम की एक बड़ी टोकरी थी। अरे रेशमा, ये लो, ताजे दशहरी आम है, इन्हें काट कर ठंडा होने रख दे। और सुन, पकौड़े बन गए हो तो पहले मुझे दे, बड़ी जोर की भूख लगी है। दीदी, अभी तो नाश्ता बन ही रहा है, और ये आम क्या अभी काटना जरूरी है? फर्श पर रस गिरेगा तो फिर मुझे ही रगड़ना पड़ेगा। अरे तो उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, कर देना तू फटाफट। चल मैं जरा एक क्विक शार ले लूं, बड़ी चिपचिपाहट हो रही है। मोनिका मटकती हुई शार लेने के लिए चली जाती है। रेशमा जैसे तैसे पनीर के पकौड़े, चटनी और चाय डाइनिंग टेबल पर सजाती है। ससुर जी, किशोर, दीपक, नेहा, विवेक और बच्चे सब मजे से पनीर के पकौड़े खा रहे थे। वाह बहू, पकौड़े तो एकदम करारे बने हैं, जरा एक गिलास ठंडा पानी और लाना। रेशमा ठंडा पानी लाती और नाश्ता खत्म होते ही मोनिका ने बच्चों, मिश्री और अनंत के सामने कटे आमों की थाली रख देती है। बच्चे आम खाते हैं तो पूरा रस उनके कपड़ों और मुंह पर लग जाता है। मम्मी देखो, मेरा हाथ कैसा चिपचिपा हो गया। अरे ये तो खुद मैंगो शेक बन गया है। अरे मोनिका, अनंत और मिश्री को देख जरा, कितने चिपचिपे हो गए। जा जल्दी जा और हैंडपंप के ठंडे ठंडे ताजे ताजे पानी से इनको नहलाकर दूसरे कपड़े पहना दे। अरे तुमने तो नए कपड़े सत्यानाश कर दिए। चलो चलो जल्दी बाथरूम। रेशमा, जरा मोटर फिर से चला दे, इन दोनों को रगड़ कर नहलाना पड़ेगा। दीदी, अभी ही तो नहाया था इन्होंने, और ये कपड़े अभी तो सुखा कर लाई थी, अब फिर से टंकी भरनी पड़ेगी और कपड़े धोने पड़ेंगे। अरे रेशमा, बच्चों की बात है, जाने दो। और हाँ, मैं भी जरा एक बार नहा लूं, खाना खाने के बाद नींद अच्छी आएगी। रात के 9 बज चुके थे। रेशमा ने दादी जी की पसंद का ठंडा रायता, लौकी का ठंडा कोफ्ता और पतली फुल्की रोटियां बनाई। बहू, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट बना है, पर बड़ी उमस है। एक काम कर, खाना खाकर सब एक एक बाल्टी पानी और डाल लो, वरना रात भर नींद नहीं आएगी। मम्मी जी, बस कीजिए, ये घर है या कोई वाटर पार्क? सुबह से शाम तक बस नहाना नहाना नहाना। क्या आप लोगों को अंदाजा है कि आज मैंने कितने जोड़े कपड़े धोए हैं? 30 जोड़े। और ये पानी, टंकी फिर खाली होने वाली है। अरे बहू, इतना क्यों भड़क रही है? गर्मी है तो नहाएंगे ही ना। जा, तू भी एक बार नहा ले, दिमाग ठंडा हो जाएगा। मेरा दिमाग ठंडा नहीं होगा पापा जी। आप लोगों को अंदाजा भी है कि मेरे मायके राजस्थान में पानी की कितनी किल्लत है, और आप लोग पानी को फिजूल में बहाते हो। अरे तो बेटा, हमारी तो आदत है, जब तक हम लोग नहाएंगे नहीं, हमें अपने शरीर पर बोझ लगने लगेगा। तू जाकर अपना काम कर। दीपक, टंकी जाकर तू चला दे। रेशमा पैर पटकती हुई रसोई में चली गई। दीपक जाकर टंकी चलाता है। खाना खाने के बाद किशोर, दीपक, विवेक, राजकुमारी जी और मोहन प्रसाद जी फिर से एक बार नहाते हैं। और रेशमा जैसे ही रसोई का काम समेटकर बाहर आती तो आंगन और बाथरूम में धोने के कपड़ों का पहाड़ खड़ा होता है। धत तेरी की, इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है, फिर से इतने सारे कपड़े कर दिए। अब तो मैं नहीं धो सकती, सुबह जल्दी उठकर सारे कपड़े धोकर सुखा दूंगी। रेशमा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन सुबह हवेली में अभी सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं पहुंची थी कि खटर पटर शुरू हो गई। रेशमा की नींद बाल्टियों की टकराने की आवाज से खुली। हे भगवान, अभी तो ढंग से चिड़ियों ने चहचहाना भी शुरू नहीं किया और यहाँ कुंभ का मेला शुरू हो गया। बाहर आंगन में हरिशंकर जी कुएं के पास अपनी धोती लपेटे बैठे थे। अरे ओ विवेक, अरे जल्दी जरा 2 बाल्टी ताजा पानी निकाल दे बेटा। अरे सुबह सुबह कुएं के ठंडे पानी से बदन तर न हो जाए तो दिन की शुरुआत नहीं लगती। दूसरी तरफ विवेक मोटर चलाकर बगीचे में समरसेबल से सीधे पाइप लगाकर नहा रहा था। दादाजी, आपको पता नहीं कुएं में क्या मजा आता है, मैं तो यहाँ पाइप के नीचे वाटरफॉल का मजा ले रहा हूँ। रेशमा रसोई में आई तो देखा सास राजकुमारी जी पहले ही नहाकर गीले बालों के साथ चाय बना रही हैं। रेशमा बेटा, ये दादाजी और विवेक के कपड़े जरा हाथ से मल देना, मशीन मत चलाना, सूती कपड़े हैं, रंग निकल जाएगा। और हाँ, जरा नल देख लेना, टंकी फिर खाली होने वाली है। ठीक है मम्मी जी, नाश्ते में आज मैं पोहा बना रही हूँ, आप सभी बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। रेशमा सभी घर वालों के लिए चाय और पोहे बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी नाश्ता करते हैं और एक बार फिर से नहाने के लिए चले जाते हैं। दरअसल हवेली में हर किसी का अपना नहाने का अड्डा तय था। दादा ससुर हरिशंकर जी को कुएं के पास खुले में नहाना पसंद था, तो ससुर मोहन प्रसाद हैंडपंप के ताजे पानी के दीवाने थे। अरे विवेक, ओ विवेक, जरा ये धोती कुएं की मुंडेर पर रख दे, और मेरा तौलिया लाना भूल गया तू।
आह, बड़ा शीतल जल है। बहू जरा साबुन की टिकिया इधर पहुंचा देना। ये लीजिए पापा जी। और दादाजी, आपने कल वाले गीले कपड़े वही मुंडेर पर छोड़ दिए, उन्हें समेट कर यहाँ ला दीजिए, वरना फिर से मिट्टी लग जाएगी। भाभी देखो, मैं तो आज गार्डन में ही नहाऊंगा, पौधों को भी पानी मिल जाएगा और मेरा शावर भी हो जाएगा। पौधों को पानी नहीं, तू तो कीचड़ कर रहा है। अब ये सारा फैलारा मुझे ही समेटना है। अभी तक घड़ी में सिर्फ 9 बजे थे। नाश्ता बनाने के बाद रसोई में काम करते रेशमा ने देखा कि वॉशिंग मशीन के पास गंदे कपड़ों का एक नया पहाड़ खड़ा हो गया है। रेशमा बेटा, ये देखो ससुर जी की सफेद कमीजें और जेठ जी के कॉटन के कुर्ते। इन्हें मशीन में मत डालना, हाथ से मल देना। और हाँ, मशीन बार बार मत चलाना, कल ही मैकेनिक ठीक करके गया, फिर खराब हो जाएगी। मम्मी जी, इतने सारे कपड़े हाथ से कैसे धोऊंगी? मशीन इसीलिए तो है कि काम आसान हो। अरे सूती कपड़े खराब हो जाते हैं, और वैसे भी दिन भर मशीन चलेगी तो बिजली का बिल कौन भरेगा? पानी भी तो बहुत खर्च होता है मशीन में। पानी खर्च होने का दर्द आपको मशीन में दिखता है। ये जो दिन में 3-3 बार सब नहाते हैं और बाल्टियां बहाते हैं, वो पानी नहीं है क्या? अरे बेटा, नहाना तो अच्छी बात होती है, और गर्मी में जब तक नहाओगे नहीं तब तक बदन भारी भारी लगता है। तू तो सुबह से एक बार भी नहीं नहाई, जा जाकर नहा करा। रेशमा जाकर नहाती है और रसोई में खाना बनाती है। उसने पहले सबके लिए खाना बनाया। तब तक दोपहर का सूरज ठीक हवेली के आंगन के ऊपर था। पारा 47 डिग्री को छू रहा था। दालान में सन्नाटा था, क्योंकि बाकी सब नहा धोकर कूलर की ठंडी हवा में सो रहे थे। लेकिन घर के हर कोने में साबुन के झाग, पानी और गंदे कपड़े फैले पड़े थे। बाथरूम में साबुन के टुकड़े और गीले तौलिए यहाँ वहां पड़े थे। हे भगवान, ये गंदे कपड़ों का ढेर है या कोई ऊंचा पहाड़? 10 लोग, हर कोई दिन में 3 बार कपड़े बदलता है, यानी 30 से 40 जोड़ी कपड़े, और ऊपर से हुक्म है कि हाथ से धो। रेशमा कमर कसकर कपड़े धोने के लिए बैठ गई। वहां 4 बड़ी बाल्टियां पानी से भरी थी। उसने सबसे पहले सफेद कपड़ों का ढेर उठाया। ससुर जी की सफेद कमीजें, जेठ जी के कॉटन के कुर्ते और किशोर की शर्ट। मशीन मत चलाना, कॉलर खराब हो जाएगा, रंग निकल जाएगा। बहाने तो देखो, असली बात तो यह है कि इन्हें बस मुझे खटाना है। रेशमा ने जोर जोर से कपड़ों को पीटना शुरू किया। हर चटाक की आवाज के साथ उसका गुस्सा बाहर निकल रहा था। साबुन का झाग उसके हाथों को काट रहा था। उसकी उंगलियों के पोरों की खाल गलकर सफेद पड़ गई थी। उफ, ये धूप या साक्षात आग। मेरी गोरी रंगत तो तांबे जैसी लाल पड़ गई है। चेहरे पर जलन हो रही है, जैसे किसी ने मिर्च झोंक दी हो। गला सूखकर कांटा हो गया है। 2 घंटे तक लगातार कपड़े धोने के बाद अब बारी थी उन्हें सुखाने की। आंगन में बंधी रस्सियां धूप में तप रही थी। रेशमा ने गीले कपड़ों की भरी बाल्टी उठाई और रस्सियों की तरफ बढ़ी। 1, 2, 5, 10, 20। अभी तो आधी बाल्टी भी खाली नहीं हुई है। ये रस्सियां भी छोटी पड़ जाएंगी आज। और ये धूप, लग रहा है मेरी खाल उधेड़ देगी। धूप की तपिश और पानी की उमस ने मिलकर रेशमा की हालत खराब कर दी थी। डिहाइड्रेशन की वजह से उसे चक्कर आने लगे। वो एक पल के लिए दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। मेरा सिर चकरा रहा है, पसीना मुझे आ रहा है, और नहा ये 10 लोग रहे हैं। जैसे तैसे उसने सारे कपड़े फैलाए। आंगन अब रंग बिरंगे कपड़ों से भर गया था, जो धूप में भाप छोड़ रहे थे। रेशमा ने अपनी जलती हुई बाहों को देखा, जिन पर धूप से झुलसने के लाल निशान साफ दिख रहे थे। एक तरफ रेशमा काम और गर्मी से परेशान थी, वहीं कॉलेज में उसकी ननद नेहा और देवर विवेक अलग ही प्लान बना रहे थे। उफ यार, इस बार तो गर्मी ने जान ले ली है। चलो ना संडे को किसी वाटर पार्क चलते हैं, थोड़ा ठंडी मिलेगी। अरे पागल है क्या? वाटर पार्क की टिकट 1500 रुपए है, और भीड़ इतनी है कि पानी कम और लोग ज्यादा दिखते हैं। अरे वाटर पार्क क्यों जाना? हमारी हवेली क्या किसी वाटर पार्क से कम है? इतना बड़ा घर है, पिछवाड़े में कुआं है, आंगन में हैंडपंप, और गार्डन में तो समरसेबल का ऐसा प्रेशर है कि अच्छे अच्छे स्लाइड फेल हो जाए। हाँ यार, और हमारी छत तो इतनी बड़ी है, वहाँ 2 बड़ी टंकियां हैं। हम वहाँ पाइप लगाकर टेरेस पूल बना लेंगे। संडे को हमारे घर चलो, फुल मस्ती करेंगे। पर खाना पीना, पार्टी में तो भूख बहुत लगती है। उसकी चिंता मत करो, मेरी छोटी भाभी है ना रेशमा, वो इतना टेस्टी खाना बनाती है कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। मैं उसे बोल दूंगी, पकौड़े, सैंडविच, शिकंजी और गर्मा गर्म पुलाव सब रेडी मिलेगा। डन। तो संडे को हमारी हवेली में हवेली वाटर पार्क का उद्घाटन होगा। बस भाभी को थोड़ा मक्खन लगाना पड़ेगा कि वो हमारे लिए स्नैक्स बनाती रहे। रेशमा पूरे दिन सफाई और कपड़े के काम से परेशान होकर शाम को रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी। तभी नेहा और विवेक घर लौटते ही रेशमा के पास रसोई में पहुंचते हैं। भाभी, मेरी प्यारी भाभी, आप तो जानती ही हो ना कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। क्या चाहिए नेहा? ये प्यारी भाभी वाला मक्खन बिना वजह तो नहीं निकलता। भाभी, संडे को हमारे कुछ दोस्त आ रहे हैं,
हमने सोचा घर पर ही पूल पार्टी करेंगे। बस थोड़ा ऊपर छत पर नाश्ता पहुंचाना होगा और नीचे आंगन में समरसेबल चलाना होगा। क्या पूल पार्टी? घर में वैसे ही दिन भर पानी बहता रहता है, अब क्या तुम लोग छत को तालाब बनाओगे? और नाश्ता? 10 दोस्त आएंगे, उनका खाना पीना कौन बनाएगा? अरे भाभी आप तो मास्टर शेफ हो, बस थोड़े से पनीर के पकौड़े, दही बड़े और वो वाली स्पेशल बिरयानी बना देना प्लीज भाभी, मना मत करना। नेहा तुम लोग पागल हो गए हो, मुझे वैसे ही घर के काम से 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती। अब मैं तुम्हारी पार्टी के लिए भट्टी के सामने खड़ी रहूं और तुम लोग ऊपर मजे करो, और वो कपड़े जो तुम लोग गीले करके फेंकोगे उन्हें कौन धोएगा? भाभी हम सब मैनेज कर लेंगे, बस आप संडे का मेन्यू फाइनल कर दो। मैनेज तुम करोगे और मरूंगी। संडे का दिन तो आराम का होता है, पर यहाँ तो आफत का दिन होने वाला है। रात के 9 बज चुके थे, सभी खाना खाकर नहाकर सोने चले गए थे। अगले दिन नेहा और विवेक सुबह सुबह ही छत पर चढ़ गए थे। उन्होंने पानी की दोनों बड़ी टंकियों से मोटे पाइप जोड़ दिए थे और छत के कोनों को ईंटों और प्लास्टिक की तिरपाल से घेर कर एक जुगाड़ू पूल बना लिया था। नेहा जल्दी मोटर चला दे, टंकी भरने में टाइम लगेगा, तब तक दोस्त आ जाएंगे। यहाँ भट्टी जल रही है और ऊपर से ये लोग समुंदर बना रहे हैं। 15 लोगों का नाश्ता, आलू की कचौड़ियां, सैंडविच और अब ये पोहा भी बनाना है। मेरी तो कमर अभी से जवाब दे रही है। बहू वो विवेक के दोस्त आ गए, जरा ठंडी ठंडी शिकंजी ऊपर भिजवा दे, और हाँ कचौरियां करारी तलना, बच्चों को नरम पसंद नहीं। रेशमा को ऑर्डर देकर राजकुमारी जी भी छत पर चली गईं। दोपहर के 11:30 बजे छत पर पार्टी कर रहे थे सब। नेहा, विवेक और उनके 6-7 दोस्त आधे अधूरे कपड़ों में छत पर जमा पानी में उछल कूद कर रहे थे। संगीत तेज बज रहा था और पानी छत की मुंडेर से नीचे आंगन में गिर रहा था। वाह नेहा, तुम्हारी हवेली तो सच में वाटर पार्क है, कितना मजा आ रहा है। अरे ओ, ये शिकंजी तो लाजवाब है, तुम्हारी भाभी ने बनाई है क्या? और नहीं तो क्या, अभी तो गरम पकौड़े भी आने वाले, तुम बस एंजॉय करो। नीचे दालान में रेशमा खड़ी थी और ऊपर से गिरती पानी की बौछारों को देख रही थी। छत से पानी रिसकर दीवारों के कोनों से टपक रहा था। ये देखो, सीलन शुरू हो गई। कल को ये पुताई झड़ जाएगी तो ससुर जी मुझ पर चिल्लाएंगे कि सफाई नहीं रखती। ये लोग पानी नहीं, मेरी मेहनत बहा रहे हैं। दोपहर के 1 बजते बजते रसोई में गर्मी 50 डिग्री के पार महसूस हो रही थी। रेशमा अकेले ही 15-20 लोगों का खाना तैयार कर रही थी। पनीर के पकौड़े तलते तलते उसका चेहरा लाल पड़ गया था। तभी जेठानी मोनिका रसोई में आई। छोटी बच्चों को भूख लगी है, उन्हें पानी से बाहर निकाल कर नहला दिया है। उनके लिए साफ कपड़े अलमारी से निकाल कर प्रेस कर दे, और हाँ पकौड़े थोड़े ज्यादा बनाना, मेरा भी मन कर रहा है खाने का। दीदी मैं यहाँ खाना बनाऊं या बच्चों के कपड़े प्रेस करूं? नेहा और विवेक के दोस्त भी ऊपर हैं, मैं अकेले क्या क्या करूं? अरे तो इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? तू छोटी है, थोड़ा हाथ बटा लेगी तो क्या हो जाएगा। और सुन, तू कपड़े धोने जाएगी तो ये मेरी साड़ी भी जरा हाथ से मल देना, मशीन में रंग निकल जाएगा। और हाँ जरा देख लेना टंकियां भरी रहें। दीदी मेरी खाल जल गई है धूप में कपड़े फैलाते फैलाते, मेरी हथेलियां सफेद पड़ गई हैं पानी में पड़े पड़े। आप लोगों को सिर्फ नहाना दिखता है, मेरा बढ़ता हुआ काम नहीं। खैर आपसे कहने का कोई फायदा ही नहीं है, मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। रेशमा रसोई समेट कर जैसे ही कपड़ों का नया ढेर लेकर तपते आंगन में जाती है और कपड़े धोकर वो आंगन में सुखाने के लिए फैलाती है। इसी काम में शाम के 5 बज जाते हैं। नेहा विवेक के दोस्त जा चुके थे। छत पर चिप्स के खाली पैकेट, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, आधे खाए सैंडविच और चारों तरफ फैला हुआ साबुनी झाग और कीचड़ था। उफ, कितना गंदा कर दिया इन लोगों ने। रेशमा तो जरा ये सब साफ कर दे, मैं तब तक बच्चों को देख लेती हूँ। ज्यादा पानी में खेलने की वजह से उन्हें जुकाम हो गया है। दीदी मैं अभी रसोई समेट कर आई हूँ और कपड़े भी फैलाए हैं, अब ये छत का पानी निकालूं या ये जूठन उठाऊं? अरे तू तो छोटी है, कर देगी फटाफट। रेशमा ने भारी मन से वाइपर उठाया। उसने 2 घंटे तक छत का गंदा पानी नालियों में धकेला। शाम 7:30 बजे काम निपटाकर रेशमा जब छत साफ करके नीचे आई तो वॉशिंग एरिया में कपड़ों का ऐसा ढेर था जिसे देखकर उसकी चीख निकल गई। 10 घर के लोग, 10 दोस्त, सबके गीले तौलिया, भीगी हुई जीन्स, भारी कुर्ते, ये कम से कम 60-70 जोड़ी कपड़े हैं। हे भगवान, मेरा शरीर टूट रहा है, डिहाइड्रेशन से मेरा सिर चकरा रहा है और यहाँ कपड़ों के ढेर नहीं खत्म होते। रेशमा ने देर रात तक सारे कपड़े धोकर आंगन में सुखा दिए और सोने चली गई। अगले दिन सुबह घर में शांति थी। मोहन प्रसाद जी हाथ में बिजली का बिल और पानी का नोटिस लिए सोफे पर पत्थर बने बैठे थे। अरे ये क्या है? बिजली का बिल 15,000 रुपए और पानी का जुर्माना अलग से। क्या इतना ज्यादा बिल? पापा जी कल पूरे 8 घंटे मोटर चली थी। छत पर पूल भरने के लिए 3 टंकियां खाली की गई थी और कूलर तो 24 घंटे चल ही रहे हैं। अरे तुम लोगों की मस्ती ने मेरी पूरे महीने की कमाई उड़ा दी।
और ये देखो, रसोई और हॉल की छतों से पुताई गिर रही है। सीलन की वजह से घर खराब हो गया है। कल मेरी त्वचा धूप में जल गई, मुझे 2 बार चक्कर आए पर किसी को फर्क नहीं पड़ा। अब जब बिल हाथ में आया तो दर्द हो रहा है। आज से हवेली में पानी और बिजली ध्यान से खर्च होगी। टंकी एक बार भरेगी, कुएं और हैंडपंप के पानी से नहाना और कपड़े भी उसी से धुलेंगे। हे भगवान, अभी भी इन्हें केवल नहाने की पड़ी है। अब कुएं और हैंडपंप से पानी निकालने में मेरी और ऐसी तैसी हो जाएगी। हे भगवान, कुछ तो ऐसा करो जिससे इन लोगों को पानी की कीमत समझ आए। उस दिन डांट के बाद सभी ने कुएं और हैंडपंप का पानी इस्तेमाल किया, लेकिन सोमवार की डांट का असर सिर्फ 24 घंटे रहा। आज मंगलवार था और गर्मी ने फिर से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। सुबह सुबह ही मोटर चालू हो गई थी। रेशमा, जरा ताजा पानी आने दो। टंकी का पानी अभी भी हल्का गर्म है, मोटर चलने देना। भैया आप हटो, मुझे कॉलेज के लिए निकलना है। मैं तो आज सीधा पाइप से ही नहाऊंगा। दादाजी कुएं पर थे, ससुर जी हैंडपंप पर और बाकी सब शावर के नीचे। सुबह 9 बजे तक घर की तीनों बड़ी टंकियां 3000 लीटर पानी लगभग खाली हो चुकी थी। तभी सुबह 10 बजे अचानक एक जोरदार आवाज आई, धड़ाक, और पूरे मोहल्ले की बत्ती गुल हो गई। कूलर के पंखे धीरे होकर रुक गए और घर में उमस होने लगी। अरे ये क्या हुआ? इतनी गर्मी में लाइट चली गई। विवेक, जाकर देख बाहर क्या हुआ है। पापा, मोहल्ले का मुख्य ट्रांसफार्मर फूक गया है। बिजली वाले कह रहे हैं नया आने में और लगने में कम से कम 24 से 48 घंटे लगेंगे। क्या 2 दिन बिना बिजली के? और पानी? ऊपर की टंकियां तो अभी सबने नहा धोकर खाली कर दी है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में हवेली भट्टी बन चुकी थी। बिजली न होने के कारण मोटर नहीं चल सकती थी और टंकियां सूखी पड़ी थी। भाभी, बाथरूम के नल में भी पानी नहीं आ रहा। मेरा चेहरा मिट्टी से भरा है, मुझे बस हाथ मुंह धोना है। नेहा, ऊपर की तीनों टंकियां खाली हैं। मटके में सिर्फ 2 बाल्टी पानी बचा है जो पीने और खाना बनाने के लिए है। हाथ मुंह धोकर इसे बर्बाद नहीं कर सकते। छोटी अनंत ने फिर से शर्ट गंदी कर ली। जरा 1 बाल्टी पानी देना, इसे नहलाना है, बहुत रो रहा है गर्मी से। दीदी, पानी है ही नहीं। सुबह सबने 3-3 बार नहाकर सारा स्टॉक खत्म कर दिया। अब या तो बच्चा प्यासा रहेगा या फिर गंदा, चुन लीजिए। शाम तक घर के मर्दों का बुरा हाल था। ऑफिस से थके हारे किशोर और दीपक लौटे तो उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम हाथ पांव धोने को पानी मिलेगा। उफ, धूल और पसीने से शरीर चुलबुला रहा है। रेशमा, 1 बाल्टी पानी बाथरूम में रख दे, बस बदन पर डाल लूं। किशोर, घर में 1 बूंद पानी नहीं है। हैंडपंप का जल स्तर नीचे चला गया है और बिजली के बिना समरसेबल चलेगा नहीं। आज रात बिना नहाए ही सोना पड़ेगा। बिना नहाए इस गर्मी में नींद कैसे आएगी? शरीर से बदबू आ रही है। अब समझ आया, जब मैं कहती थी कि पानी बचाओ तो सबको मछली बनना होता था। कल तक आप लोग हजारों लीटर पानी बहा रहे थे और आज 1 लोटे के लिए तरस रहे हैं। रात के 11 बज रहे थे। पूरी हवेली आंगन में चटाई बिछाकर बैठी थी। सबके शरीर चिपचिपे थे। प्यास से गला सूख रहा था और बिना नहाए होने की वजह से खुजली और बेचैनी बढ़ रही थी। बहू तो ठीक कहती थी, हमने पानी को पानी नहीं समझा। आज समझ आ रहा है कि राजस्थान के लोग पानी की पूजा क्यों करते हैं। ये एक रात हमारे लिए पहाड़ जैसी हो गई है। चलिए, कम से कम ट्रांसफार्मर ने आप सबको वो सिखा दिया जो मेरी चीखें नहीं सिखा पाई। उस रात हवेली में कोई नहीं सोया। ट्रांसफार्मर फूके 15 घंटे बीत चुके थे। सभी गर्मी और पानी की किल्लत से परेशान थे। सभी को पानी बर्बाद करने का अफसोस ही रहा था। अगले दिन सुबह 7 बजे सबकी आंखें लाल थीं। तभी सामने से नगर निगम का एक पानी का टैंकर आता दिखा। पूरा परिवार लोटा बाल्टी लेकर उसकी तरफ दौड़ने लगा। रुक जाइए सब, देखिए आप लोग कैसे पानी आते ही दौड़ रहे हैं। लेकिन जब हमारे घर में इतना पानी था तो आप उसे बर्बाद करते थे, इसीलिए आज ये दिन देखना पड़ा। रेशमा की बात सुनकर पूरा परिवार शर्मिंदा था और उसके झुलसे हाथों को देखकर पहली बार सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। बहू ने आज हमारी आंखें खोल दी। आज से घर का हर एक सदस्य 1 बार ही नहाएगा और अगर गर्मी ज्यादा हुई तो 2 बार नहा सकता है, लेकिन बाल्टी में पानी भरकर पानी बर्बाद नहीं होगा और सभी अपने नहाने के कपड़े और तौलिया खुद धोएंगे। रेशमा और कपड़ों का पहाड़ नहीं लादा जाएगा। छत पर पाइप लगाकर बारिश के पानी को बचाने का सिस्टम बनवाएंगे। और आज से संडे की पूल पार्टी हमेशा के लिए बंद। अब संडे को हम सब मिलकर घर के पौधों को पानी देंगे, वो भी मग से। एक तरफ रेशमा के घर में पानी बचाने का फैसला हुआ, वहीं दूसरी तरफ कुछ घंटों बाद बिजली आ गई। मोटर चली पर आज आवाज अलग थी। किसी ने शावर नहीं खोला, सबने बाल्टी भरी और तसल्ली से नहाया। रेशमा ने रसोई में बैठकर खिड़की से देखा। आंगन सूखा था, रस्सियों पर कपड़ों का अंबार नहीं था और फर्श पर कोई कीचड़ नहीं था। चलो, आखिर में प्यास ने वो सिखा दिया जो मेरी प्रार्थनाएं नहीं सिखा पाई। अब ये मेरा ससुराल है, जल प्रेमियों का अखाड़ा नहीं।
तो क्या मेरे ससुराल वालों को जो सबक मिला वो सही था और हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए पानी की बचत करनी चाहिए?